पहली बात एडमिशन क्या होता है। तो एक चीज जो हमको हमेशा ध्यान रखनी है एडमिशन को लेकर कि एडमिशन वो स्टेटमेंट होती है जो बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि अगर स्टेटमेंट जो है सेल्फ हार्मिंग है, ऐसा क्वेश्चन प्री में भी आता है कि एडमिशन होने के लिए स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग होनी चाहिए या सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए। सर्विंग का मतलब होता है खुद को फेवर करने वाली, हार्मिंग का मतलब होता है खुद के अगेंस्ट। कौन सी होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि भाई जो स्टेटमेंट है वो सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट की एडमिशन को लेकर मैंने आपको बोला था कि भाई जो डेफिनेशन, अगर कभी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं और लिखने हैं। ये 4 पॉइंट है, सीधी सी बात है। ये 4 के 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं और लिखने हैं, चाहे कैसे भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्डर में, बस ये चारों पॉइंट उसमें होने चाहिए। अब आते हैं किन किन लोगों की बोली हुई बातें स्टेटमेंट हो सकती हैं, जिसमें हमने पहला बोला पार्टी, केस की पार्टी। ध्यान रखना, पार्टी मतलब केस की पार्टी, केस की पार्टी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि केस की पार्टी ने जो बात बोली हो वो पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। पार्टी मतलब बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, जिसने वो बात बोली है उसके खिलाफ होनी चाहिए। पहला पॉइंट, जिसको लेकर हमने एक एग्जांपल किया, आप बताना उसका आंसर क्या होगा। ये एसेंशियल है, ध्यान दे देना। केस की पार्टी ने जो बात बोली है वो एडमिशन कब होगी? अगर वो बात बोलने वाले के खिलाफ है तो, तब वो एडमिशन होगी। इसको लेकर अपने ने एक एग्जांपल किया था कि ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है। क्या है? ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है। एक स्टेटमेंट आती है डी, डी एक पर्सन है, वो कोर्ट में आकर बोलता है कि ए ने मुझे बोला था कि प्रॉपर्टी मेरी है। ए ने कहा था कि प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब ए ने मुझे बोला था कि प्रॉपर्टी ए की है। अब आप बताइए ये स्टेटमेंट एडमिशन होगा क्या? दोबारा बोल रहा हूं, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है। डी एक पर्सन है, वो कोर्ट में आता है और बोलता है कि साहब ए ने मुझे बोला था कि वो जो प्रॉपर्टी है ना जिसको लेकर विवाद है वो प्रॉपर्टी ए की है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट एडमिशन होगी? होगी तो क्यों होगी? नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? जी वेरी गुड इवनिंग, बताइए। यस, इसमें बताइए क्या होगा। ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है, डी एक पर्सन है, वो आके बोलता है कि साहब ए ने मुझे बोला था कि प्रॉपर्टी मेरी है। बताइए ये एडमिशन होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट ए के फेवर में है। हमने अभी बोला कि भैया पार्टी, केस की पार्टी ने अगर कोई भी बात बोला है, केस की पार्टी ए और बी में कौन है? ए या बी। इन्होंने कोई भी ऐसी बात बोली है जो इनके खिलाफ है, जो इनके खिलाफ है। ये जो बात ए बोल रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, ये बात ए के फेवर में जा रही है। फेवर में कैसे? अगर कोर्ट इस बात को मानती है कि हाँ ए ने बोला था प्रॉपर्टी मेरी है, फैसला सुना दो कि प्रॉपर्टी ए की है। इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर डिसीजन आएगा तो वो ए के फेवर में आएगा, तो ये स्टेटमेंट ए के फेवर में है, इसलिए ये एडमिशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, यहीं से चालू करते थे। दूसरा पॉइंट, एजेंट। एजेंट, पहला तो क्या था? पार्टी। दूसरा पॉइंट क्या? एजेंट। एजेंट के बारे में हमने क्या बोला कि अगर पार्टी की कोई एजेंट, अभी केस में दो लोग होते हैं ए और बी, मान लीजिए केस दो लोगों के बीच में होता है ए और बी। अब या तो ए और बी खुद बोलते हैं, खुद कोई बात बोली है तो पहला पॉइंट लगेगा। बट अगर उन्होंने ना बोलकर ए का कोई एजेंट है जिसका नाम है डी, अगर पार्टी का कोई एजेंट है उसने कोई बात बोली है, वो कब एडमिशन होगा? अगर वो बात पार्टी के खिलाफ है और एजेंट ऑथोराइज होना चाहिए बोलने के। दो बातें होनी चाहिए, बात पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए और एजेंट ऑथोराइज होना चाहिए बोलने के। पार्टी के किसी भी एजेंट ने कोई भी बात बोली है वो तभी एडमिशन होगा अगर एजेंट वो बात बोलने के लिए ऑथोराइज है।
आपने कोई एजेंट रखा, उसका काम है सिर्फ ही सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सामान डिलीवर करना, उसका सिर्फ इतना ही काम है। उसका काम नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ बता सके, उसका काम नहीं है कि वो आपकी कंपनी के बारे में कुछ बता सके, उसका काम नहीं है। जैसे कि फ्लिपकार्ट वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले एक सामान डिलीवर करवाते हैं तो कोरियर पार्टनर से डिलीवर करवाते हैं, वो उनका एजेंट बोल सकते हो हम, कि उनके एजेंट होते हैं वो जो डिलीवर करते हैं फ्लिपकार्ट के बिहाफ पे। किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, कितने पैसे लेने हैं, वो एक फ्लिपकार्ट डिसाइड करेगा, एजेंट नहीं कर सकता। कोरियर देने वाला नहीं बोल सकता कि साहब कोई बात नहीं, आप इसके इतने पैसे दे दो, नहीं, वो कहेगा भैया फ्लिपकार्ट ने जो बोला है उतने ही पैसे लूंगा मैं तो। क्यों? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है पैसा कम ज्यादा करने की, मेरे पास तो अथॉरिटी है सामान डिलीवर करने की। अगर आप सामान नहीं लेते हो तो सामान वापस ले जाने की, पैसे को लेकर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो यही बात एजेंट में है कि पार्टी का एजेंट अगर कोई भी बात बोलता है, अगर वो बात पार्टी के खिलाफ है और एजेंट ऑथोराइज है बोलने के, तभी वो एडमिशन होगा। इसमें अपने ने एग्जाम्पल किया था, एजेंट वाला एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल है, पी को है, ये आ जाओ, ये रहा एजेंट वाला एग्जाम्पल। ए और बी के बीच में पैसे को लेकर डिस्प्यूट था, पैसे को लेकर, और पैसे को लेकर डिस्प्यूट किस चीज का था? ए कह रहा है कि मैंने ब्याज जो पैसा आपको उधार दिया था वो 18% पर एनम पे दिया था। बी कह रहा है मैंने तो 12% पर लिया था। ए ने बी को पैसे उधार दिए थे, जिसमें ए कह रहा है कि मैंने पैसा 18% पर एनम के इंटरेस्ट पे दिया था। बी कह रहा है ना, मैंने तो 12% पर लिया है। अब ए का एक एजेंट है डी, उसने जब वो पैसे, मतलब ए के बिहाफ पे वो पैसे दे रहा था बी को, तो उसने बी को बोला कि भैया, डी ने बी को बोला कि भैया इस पैसे पे 12% पर एनम ब्याज लगेगा। ए का एजेंट है डी, उसने बी को बोला कि इस पैसे पे 12% पर एनम का ब्याज लगेगा, जो ए के बिहाफ पे पैसा देता है। ए एक बड़ी कंपनी है, एक बैंक है, जो ऑब्वियस बैंक खुद तो काम नहीं करता है, उसके एम्प्लॉइज ही सब काम करते हैं, एम्प्लॉय एक तरह के एजेंट हो जाते हैं वो सारे। तो डी ने जो बात बोली कि भैया ब्याज होगा 12% पर एनम, क्या डी ने जो बात बोली है वो एडमिशन होगी क्या? दोबारा बोल रहा हूं, ए और बी के बीच में पैसे को लेकर विवाद है। आप बोल सकते हो कि ए एक बैंक है या एक कंपनी है, उसके अंदर कंपनी का जो एजेंट है जिसको आप बोल सकते हो डी, उसने एक बात बोली थी कि बैंक इंटरेस्ट कितना होगा, 12%। बताइए ये जो बात है ये एडमिशन होगी या नहीं होगी? एजेंट द्वारा बोली गई बात है, एडमिशन होगी या नहीं होगी? हमेशा एजेंट के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए ना कि ऑथोराइज था या नहीं था, कभी भी ये इस चीज को लेकर आपको डिस्प्यूट हो, हमेशा ये मानना कि ऑथोराइज था। बहुत क्लियरली लिखा आएगा, अगर वो ऑथोराइज नहीं है तो क्लियरली। अगर वो सिर्फ इतना सा बोल रहा है ना कि वो उसका एजेंट है, बात ही खत्म, ऑथोराइज है, एजेंट है, ऑथोराइज है। अगर वो क्लियरली आपको बोल रहा है कि भैया एजेंट है, उसका सिर्फ इतना सा काम है, तब ध्यान देना कि ऑथोराइज है या नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली आप यही मानोगे कि ऑथोराइज है। बताइए ये एडमिशन होगा या नहीं होगा? यस, एडमिशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो डी बात बोल रहा है ये इस बैंक के खिलाफ है। बैंक तो बोल रहा है 18%, उसका एजेंट बोल रहा है 12%, तो ये बात बैंक के खिलाफ है, और ऑब्वियस डी ऑथोराइज है, तो ये एडमिशन है। यस। कोई भी डाउट किसी को अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो पूछ लेना, ये तो अपने कल वाली क्लास है उसका रिवीजन कर रहे हैं, बट अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब आ जाइए तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पे कुछ बोल रहा है,
तब वो बात कब एडमिशन होगी, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में बोल रहा है और जो बात है वो उस पर्सन के खिलाफ जा रही है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दो बातें, अगेंस्ट होनी चाहिए स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होनी चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब आ जाइए, ये तो इसके अंदर अपने ने डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल किया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों को बुलाता है। मान लीजिए अंबानी हो गया, अडानी हो गए, टाटा, ये सबको बुलाता है। तो वहां पर कंपनीज के लोगों को बुलाता है तो उनसे पूछता है कि भाई आप लोग अपने देश में कैसे काम करते हो ये सब। तो अडानी की तरफ से जो पर्सन जाता है, अडानी कंपनी की तरफ से जो पर्सन जाता है, वो ये बात बोलता है कि भाई इंडिया के अंदर चीजें स्मूथ चलती हैं, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत लॉ का मिसयूज कर सकते हैं, इतना चलता है। अब बात आई कि ये जो उसने बात बोली है वो पर्सनल कैपेसिटी में बोली है या फिर कंपनी के बिहाफ पे बोली है। जो इसने बात बोली है कि भैया इंडिया के अंदर हम लोग लॉ को मिसयूज कर सकते हैं, इंडिया के अंदर एनवायरमेंट लॉ को कोई ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर जो भी छोटे मोटे जो भी लॉज हैं उनको कोई ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चलता है थोड़ा बहुत। तो बताइए ये जो इसने बात बोली ये पर्सनल कैपेसिटी में बोली या फिर कंपनी के तौर पे बोली है, मतलब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोली है। है ना? तो अब इसने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, तो ये बात, ये स्टेटमेंट एडमिशन मान सकते हैं ना अपने इसको। अगर कंपनी के ऊपर केस होता है तो इसकी ये बात एडमिशन हो सकती है ना, एडमिशन। यस, गुड। आप लोग मतलब पढ़ के आए हो कल वाला टॉपिक। अब आ जाइए चौथा, शायद अपने ने चौथे तक पढ़ लिया था ना। हाँ, अब आ जाइए चौथा पॉइंट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है केस में। देखो वैसे तो अपने को ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि जब अपने लिखेंगे ना तब अपने को ऐसे लिखना है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, अपने को ये लैंग्वेज लिखनी है। पर अगर मैं आपको इसको सिंपली बोलूं तो इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा पर्सन जिसका केस में इंटरेस्ट है। वो केस की पार्टी नहीं है, ये जो बंदा है ना जिसकी बात हो रही है वो केस की पार्टी नहीं है, पर उसका केस में इंटरेस्ट है। केस का डिसीजन आएगा तो उसका या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ऐसा कोई भी बंदा जिसका केस में इंटरेस्ट है उसने कोई भी ऐसी बात बोली है, दो कंडीशन होनी चाहिए। बात तब बोली होनी चाहिए जब उसका इंटरेस्ट था, जब उसका केस में इंटरेस्ट था, और बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, बात कब बोली होनी चाहिए और बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। इसको लेकर अपने ने एग्जांपल किया था, ए और बी में प्रॉपर्टी का विवाद था, ए और बी में प्रॉपर्टी का विवाद था। ए ने एक किराएदार बिठाया था क्यू, टेनेंट है क्यू। अब बात ये होती है कि क्यू जो है ना, टेनेंट है क्यू, ए ने किराएदार बिठाया था क्यू। क्यू ने एक दिन ऐसे पी को बोल दिया कि यार मुझे लगता है कि जो ये मकान मालिक है ना, जिससे जिससे मैंने मकान किराए पर लिया है वो असली मकान मालिक नहीं है। लगता नहीं, वो ऐसे बोलता है कि भाई जो ये मकान मालिक है ना ये असली मकान मालिक नहीं है, जिसने मुझे किराए पर बिठाया है वो शॉर्ट में बोलूं तो जिसने मुझे किराए पर बिठाया है वो मकान मालिक नहीं है, मतलब उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। अब ध्यान देना, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद था, टेनेंट है क्यू। क्यू कौन है? क्यू पार्टी तो नहीं है, पर क्यू का केस में इंटरेस्ट है। क्यों है? अगर केस का डिसीजन ए के फेवर में आता है तो भैया किराएदार बैठा रहेगा, पर अगर बी के फेवर में आता है तो इसको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। यहां पर इसने क्यू ने ऐसी बात बोली है कि जो ए है वो मकान मालिक नहीं है, तो ये बात क्यू के भी खिलाफ है। क्यों? क्योंकि क्यू अगर बोल रहा है कि ये मकान मालिक नहीं है तो भैया तू कैसे पोजेशन में बैठा है, तू गलत पोजीशन पे कैसे बैठा है। ये बात क्यू के खिलाफ भी है, ये बात ए के खिलाफ भले ही है पर ये बात क्यू के खिलाफ भी है। तो ऐसी कोई भी बात जो ये क्यू बोल रहा है जिसका केस में इंटरेस्ट है, कब बोली है?
जब इसका केस में इंटरेस्ट था, जब ये किराएदार था, और बात जो है इस क्यू के खिलाफ होनी चाहिए, और ये है, तो ये एडमिशन है। यस, ये बात समझ आई? ये वाला एग्जांपल समझ आया? ठीक है, अब एक और एग्जांपल, इसी में अपने ने एक और एग्जांपल भी किया था। हमने बोला कि ए और बी में प्रॉपर्टी का विवाद है। ए ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी क्यू को सेल कर दी। अब क्या हुआ, क्यू को सेल कर दी तो क्यू का केस में इंटरेस्ट आ गया। चलते केस के अंदर ए ने प्रॉपर्टी क्यू को सेल कर दी तो क्यू का इंटरेस्ट आ गया अब केस में। अब के क्यू का केस में इंटरेस्ट है और क्यू ने एक दिन पी को बोला कि ए प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो मालिक नहीं है। अब ये बात क्यू के खिलाफ भी तो है कि जब ए मालिक नहीं है तो तुमने उससे प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली, मतलब तुमने इलीगल परचेज किया है, परचेज सही नहीं है। तो ये बात क्यू के खिलाफ भी है, और ये बात कब बोली है क्यू ने, जब उसका केस में इंटरेस्ट है। केस में इंटरेस्ट है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। बात कब बोली होनी चाहिए, बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखोगे कि बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, केस की पार्टी के खिलाफ है नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, और बात कब बोली होनी चाहिए। ये एडमिशन होगा, यस एडमिशन होगा, एडमिशन होगा। अब आ जाइए, ध्यान देना। जब अपने ने ये चौथा पॉइंट पढ़ा तब अपने ने ये बोला कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। इसी के बाद अपने ने एक और पॉइंट बोला जिसमें हमने बोला कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट था वाला जो पॉइंट है वो ऐसे नहीं बोला इन्होंने कि जिसका इंटरेस्ट था, नहीं, इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है जिससे पार्टी ने इंटरेस्ट डिराइव किया। डिराइव मतलब इंटरेस्ट परचेज किया, कि प्रॉपर्टी पहले किसी के पास थी, उससे अब पार्टी ने खरीदी है। तो जिसके पास पहले थी उसने जो भी बातें बोली हो वो एडमिशन हो सकता है। ये कैसे होगा, इसमें भी दो ही कंडीशन है कि बात कब बोली होनी चाहिए, जब इंटरेस्ट था, बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। जैसे हमने पहले बोला ना, बात कब बोली होनी चाहिए, बोलने वाले, यहां भी वही बात है, बस यहां थोड़ी से पॉइंट अलग है कि जो बोल रहा है ना उसका अब केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका केस में सॉरी, केस में क्या, उसका केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका पहले कभी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता था, अब उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिससे इंटरेस्ट डिराइव किया है पार्टी ने, ये क्या है, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है। ए कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है। ए ने प्रॉपर्टी क्यू से परचेज की थी। अब ये पॉइंट क्या बन गया, इंटरेस्ट डिराइव, ये वो पॉइंट है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भैया ये दोनों के बीच में विवाद है और कोई एक बंदा ऐसे बैठा है जिसका केस में इंटरेस्ट है, पार्टी नहीं है वो, पर केस में इंटरेस्ट है। यहां हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा बंदा है, यहां पर तीसरा बंदा जिसका कभी केस की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। जो नॉर्मली आपके पास कभी भी ऐसा एग्जांपल आएगा तो यही होगा कि भैया उसने प्रॉपर्टी फलाने से खरीदी, प्रॉपर्टी फलाने को बेची, बेची तो नहीं, फलाने से खरीदी, ये एक एग्जांपल बनेगा। क्यों खरीदी है, तभी तो इंटरेस्ट डिराइव किया है। तो ये बोलता है कि भैया ए ने प्रॉपर्टी किसी से खरीदी थी, किससे खरीदी, क्यू से। अब क्यू की एक स्टेटमेंट आती है कि क्यू ने एक दिन पी को बोला था, और कब बोला था, जब वो प्रॉपर्टी उसके पास थी। कब बोला था, प्रॉपर्टी बेचने से पहले, जब प्रॉपर्टी उसके पास थी। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद बोलता है तो साहब उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब उसका केस में, अब उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अब वो कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बात कब बोली होनी चाहिए, और दूसरी बात, बात अगेंस्ट होनी चाहिए। कब और अगेंस्ट,
ये बात इसमें जरूर ध्यान रखना कि जो ये पर्सन है, जो भी बात बोल रहा है, उसने बात कब बोली। जैसे ये क्यू है, इसने बात कब बोली, जब इसका केस में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद ये बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब एडमिशन नहीं होगा। पर अगर हमको बोलता है कि भैया क्यू ने एक दिन पी को बोला था, और कब बोला था, जब प्रॉपर्टी का वो मालिक था, जब वो प्रॉपर्टी का मालिक था, जिसको आप बोल सकते हो बिफोर सेल, उसने बोला था कि भैया प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। अब यहां पर पहला पॉइंट, स्टेटमेंट तब बोली जब इंटरेस्ट था, मतलब प्रॉपर्टी उसकी थी। जो स्टेटमेंट है वो बोलने वाले के खिलाफ है, तो क्या ये एडमिशन होगा? दोबारा बोल रहा हूं, पांचवा पॉइंट, सेक्शन नंबर अभी लिख दूंगा। सेक्शन वैसे तो क्या साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 16 है, बट अभी तक सेक्शन नंबर पे नहीं जाते हैं। पांचवा पॉइंट अपने ने पढ़ रहे हैं, अपने 2 दिन से पढ़ रहे हैं। अपने ने उसमें बोला है कि 7 लोग हैं, कितने हैं, 7 लोग जिनकी बातें एडमिशन हो सकती हैं। पांचवा हम पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका केस में इंटरेस्ट था, केस मतलब सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट था, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, अगर वो कोई भी ऐसी बात बोलता है जो बोलने वाले के खिलाफ है, और बात कब बोली होनी चाहिए, जब उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, तब वो बात एडमिशन होगी। अब आप बताइए, आपके सामने एक एग्जांपल आता है, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है। फैक्ट आते हैं कि ए ने प्रॉपर्टी क्यू से खरीदी थी, और एक स्टेटमेंट आती है कि क्यू जब वो प्रॉपर्टी का मालिक था, तब उसने बोला था पी को कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट एडमिशन होगी? अगर होगी तो क्यों, नहीं तो क्यों? हाँ जी, 1 2 3 अंदर, चौथा कौन सा है? एक एक तो हो गया कमरा, दूसरा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी, बताओ, एडमिशन होगा नहीं होगा? क्या हुआ, नहीं समझ आया ये पॉइंट? दोबारा बताऊं? पॉइंट नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊं? ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देना। अपने को ना, जैसे एक छोटा सा पॉइंट, 1 मिनट, हाँ लिख देता हूं मैं। ये जो लोग है ना, मैं लिख रहा हूं ऐसे, चौथा पॉइंट वाला और पांचवा पॉइंट वाला, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट था, हमको इनमें ये नहीं देखना कि ये बात मतलब अब प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, नहीं, हमको ये बोल देखना है कि जब इन्होंने बात बोली ना, जब स्टेटमेंट बोली, तब क्या सिचुएशन थी, मतलब कि तब क्या इनका इंटरेस्ट था, तब क्या इंटरेस्ट था क्या। दोबारा बोल रहा हूं, हमको ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ना, उसमें ये नहीं देखना कि प्रेजेंटली आज के समय में क्या सिचुएशन है, नहीं, हमको ये देखना है कि जब उन्होंने बात बोली थी ना, तब उनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था क्या, तब देखना है। अब जैसे ये एग्जांपल है, आपने अभी जो एग्जांपल किया, आ गया ये, इसमें क्यू, क्यू जो ये बात बोल रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, कब बोल रहा है, जब वो प्रॉपर्टी का मालिक है, मतलब कि कब बोल रहा है, जब उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तब बोल रहा है बात। केस के अंदर मान लो ए और बी के बीच में केस चल रहा है 2025, क्यू ने ये बात बोली 2022, जब वो मालिक था। हमको ये नहीं देखना कि 2025 में क्या सिचुएशन है, नहीं, हमको ये देखना है कि जिस समय ये बात बोली गई, उस समय क्यू का इंटरेस्ट था क्या। बात कब बोली गई, 2022 में, 2022 में क्यू का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था क्या, बिल्कुल था, मालिक था वो, तो ये बात एडमिशन होगी। केस के अंदर नहीं देखना, केस में अभी एट प्रेजेंट इंटरेस्ट है कि नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं। जब बात बोली गई तब क्या सिचुएशन थी ये देखना है। भाई मान लो बात बोली जा रही है 2022 में,
2022 में इनका इंटरेस्ट था क्या केस में, हमको ये देखना है। ठीक है, तो ये एडमिशन होगा। अब एक बार अपने इसको रिवाइज कर देते हैं, छोटा सा एक ही मतलब शीट पे अपने लिख देते हैं। पहला पार्टी, दूसरा एजेंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, चौथा आपका कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, पांचवा कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट था। 5 लोग हो गए। अब छठा लिख देते हैं। छठा कौन है साहब? छठा ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन और लायबिलिटी इन क्वेश्चन है, जिसको आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि केस का डिसीजन थर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है। अब ये क्या है, अब भी अपने इस पे डिटेल में बात कर लेंगे। ये क्या है, कई बार क्या होता है ना, दो लोग लड़ तो भले ही रहे हैं, दो ही लोग लड़ रहे हैं आपस में, पर डिसीजन उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। डिसीजन डिपेंड करता है किसी तीसरे पर्सन पे या किसी तीसरे सवाल के ऊपर। जैसे जैसे मान लीजिए आप और मैं, आप में और मेरे में एक बहस हो जाए। बहस किस चीज की? कि मैं बोल दूं कि यार ऐसा है कि पिछली बार जब आरजेएस का, राजस्थान जुडिशरी का पेपर हुआ था, नॉर्मली हुआ, राजस्थान जुडिशरी का पेपर हुआ था ना, तब लेट्स टेक एन एग्जांपल, तब ना कट ऑफ गई थी 150 नंबर, ऐसी मैंने बोल दिया, ठीक है, 150 नंबर की कट ऑफ गई थी। और आप बोल रहे हो नहीं कट ऑफ तो गई थी 170, मैं बोल रहा हूँ नहीं 150, आप बोल रहे हो 170। चलो आज के समय में तो टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट खोलो, ये करो, मानो है ही नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं अभी। आज से 40 साल पीछे चल लेते हैं, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी वेबसाइट वाली, ठीक है, जो मतलब आप जो भी अधिकारी है वही बताएगा कि कितना कट ऑफ गया है। अब कोर्ट में डिस्प्यूट चल गया आपका और मेरा, मैं कह रहा हूँ कि साहब कट ऑफ 150 थी, आप कह रहे हो नहीं 170 थी। अब यहाँ पर डिसीजन किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके और मेरे पे थोड़ी कर रहा है। लड़ भले ही हम दोनों रहे हैं, पर डिसीजन किस पे है? भैया हाई कोर्ट से पता करवा लो यार, हाई कोर्ट जो बोलेगी वो बात मानी जाएगी, कट ऑफ कितनी थी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट वो तीसरा पर्सन है, हाई कोर्ट अपना बंदा भेजती है और वो बोलता है कि हाँ साहब कट ऑफ 170 गई थी, फैसला आपके हक में। कट ऑफ 150 गई थी, फैसला मेरे हक में। तो ऐसा होता है कई बार। जैसे कि कई बार क्या होता है, ये ज्यादातर ऐसे केसेस तब बनते हैं कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी पे केस करता है कि साहब मैंने इसको नौकरी पे रखा था कि ये क्या करेगा, मार्केट से मेरे पैसे इकट्ठे करेगा। जो मैंने मार्केट होता है, ये बिजनेसमैन आदमी होता है, मार्केट में पैसा देता है, उधार पे देता है, तो वो क्या करता है, कलेक्शन एजेंट रख देता है, अपना एक बंदा रख देता है नौकरी पे, जिसको बोलता है कि भैया तू ना लोगों से पैसे कलेक्ट कर करके लाएगा। जैसे थोड़े दिनों की पहले की बात है, एक ऐसी छोटा सा केस आया। केस तो क्या था, नॉर्मली ऐसे ही कोर्ट का केस नहीं था, नॉर्मली ऐसे ही कोई जान पहचान के थे और उनका कोई छोटा मोटा सा विवाद हो गया था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने दुकान पे एक पर्सन रख रखा था, जैसे मान लो उनकी ये है, ये क्या कहते हैं, मोबाइलों की डीलरशिप है। तो उन्होंने दुकान पे एक पर्सन रख रखा है जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि जो मोबाइल ये जो मार्केट वालों को देते हैं, उनके शाम को पैसे कलेक्ट करके लाने होते हैं, जो भी उनको बेचे होते हैं पैसे। तो वो बंदा रखा हुआ था, वो जाता है सबसे और शाम को पैसे लेकर आता है। हुआ ये कि वो किसी के पास गया और उसने उसको कुछ पैसे कम दिए, कि मान लो 10,000 लेने थे, उसने उसको 9,000 दिए। उसने कहा यार 1,000 रुपए कम है, कल ले जाना। उसने ले आया और जो मालिक था उसको दे दिया। अब डिस्प्यूट किसका हुआ, मालिक का और नौकर का। मालिक कह रहा है कि यार तेरे को मैंने 10,000 रुपए उससे लाने को भेजा था, तू 10,000 रुपए लाया और तूने मेरे को 9,000 दिए हैं। वो कह रहा है साहब उसने दिए ही 9,000 रुपए। अब यहां पर मालिक और नौकर का डिस्प्यूट है, पर डिसीजन किस पे डिपेंड कर गया, वो तीसरे बंदे पे। तीसरे बंदे को फोन करके पता लगाया जाएगा कि तीसरे बंदे ने कितने रुपए दिए। तीसरे बंदे को फोन किया कि यार तूने कितने रुपए दिए, उसने कहा भाई मैंने तो 9,000 रुपए दिए, मैंने 9,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए बाकी हैं। अब क्या हुआ, मामला खत्म हो गया।
यहां पर वो जो तीसरे बंदे ने बात बोली है वो क्या माना गया, इसके अगर कोर्ट केस होता एडमिशन माना जाता। और उसमें भी वो तीसरे बंदे की बात एडमिशन क्यों मानी गई है, क्योंकि वो बात जो बोल रहा है वो अपने ही खिलाफ बोल रहा है कि भैया मैंने 10,000 देने थे, 9,000 दिए हैं, 1,000 रुपए बाकी है। अगर वो बंदा ये बात बोलता कि ना ना मैंने तो 10,000 दे दिए, बात तो उसके फेवर की है ना, वो एडमिशन नहीं होता, वो एडमिशन नहीं होता। तो ये ऐसे कई केसेस होते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसका अलग सेक्शन नंबर है प्रॉपर, अपने सेक्शन नंबर सबके लिख लेंगे। तो ये छठा पॉइंट है जिसको अपने कुछ इस तरह से लिखते हैं। छठा पॉइंट यहां से आगे कंटिन्यू कर दूं, ठीक है। छठा पॉइंट है, छठा वो बोल सकते हैं पर्सन, जो कुछ इस कैरेक्टर का होता है। किसी भी ऐसे पर्सन द्वारा बोली गई बात, स्टेटमेंट, और पर्सन कौन है, जिसकी पोजीशन और लायबिलिटी इन क्वेश्चन है। ये तो हेडिंग है, मैंने ऐसे के ऐसा लिख दी ताकि आपको मोटा मोटी याद रह जाए, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज याद हो जाएगी। इसको अपने कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि क्या होता है ना, कई बार कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी स्टेटमेंट पर केस का डिसीजन डिपेंड करता है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि केस ही इसी बंदे का होता है, पर ये केस की पार्टी नहीं होता। इस पर्सन द्वारा बोली गई कोई भी बात जो उसको मतलब जो उसके खिलाफ है, तीसरी बात उसके खिलाफ है, रिलेटिंग टू पोजीशन या लायबिलिटी है, नहीं ये मत, ये छोड़ दो, जो उसके खिलाफ है और कब बोली है, ड्यूरिंग पोजीशन और लायबिलिटी। इसको अपने इन शॉर्ट इतनी सी बात बोलते हैं कि कई बार केस कुछ इस तरह का होता है कि दो लोगों के बीच में केस होता है, ए और बी। केस भले इन दो लोगों के बीच में होता है, पर केस कुछ इस तरह का होता है कि किसी तीसरे बंदे की स्टेटमेंट पर, किसी तीसरे बंदे की मतलब कह सकते हैं हम राइट या लायबिलिटी पर केस का डिसीजन डिपेंड करता है। उस केस में ये बंदा कोई भी ऐसी बात बोलता है जो उसके खुद के खिलाफ है, खुद के खिलाफ, बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, वो एडमिशन होगा। ये है आपका छठा पॉइंट। तो इसमें हम कैसे बोलते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसी बात जो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन या जिसकी लायबिलिटी या जिसकी राइट को लेकर केस है और वो केस के अंदर पार्टी नहीं है, वो ऐसी कोई भी बात बोलता है जो उसके खुद के खिलाफ है, वो एडमिशन होगा। अब ये क्या है, ए और बी के बीच में फ्रॉड का केस चलता है, चीटिंग, फ्रॉड नहीं, चीटिंग लिख देते हैं, चीटिंग का केस चलता है। केस किस चीज का, ए बी के ऊपर केस करता है कि साहब मैंने इसको नौकरी पर रखा था पैसा कलेक्ट करने को, इसने क्या किया, ए कहता है कि मैंने ये ए बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मैंने क्यू से 1,000 रुपए लेने थे, 1,000 रुपए लेने थे। अब ये होता है मैंने क्यू से 1,000 रुपए लेने थे, बी ने वो 1,000 रुपए नहीं लिए और मेरा नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हो भैया 1,000 रुपए नहीं कलेक्ट किए तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। बी कहता है कि साहब ए ने क्यू से कोई पैसे नहीं लेने, कोई उधार बनता ही नहीं इनका, आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्यू को बुलाया जाता है, क्यों क्यू को बुलाया जाता है, पूरा केस इस क्यू पर डिपेंड है। सेक्शन जो अपने पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर लिख दूंगा मैं, ये जो सेक्शन है ये कब लगेगा,
जब पूरा का पूरा केस किसी तीसरे बंदे पर डिपेंड है। ए भी कह रहा है क्यू, बी भी कह रहा है क्यू। क्यू ने एक बात बोली, दो बातें बोलता है क्यू। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। दूसरी बात बोलता है, मैंने 1000 रुपए ए को देने हैं। अब आप बताओ क्यू की कौन सी बात एडमिशन होगी और कौन सी बात नहीं। ए और बी के बीच में केस है। ए कहता है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में केस है। ए कहता है कि मैंने बी को नौकरी पर रखा था कि तू मेरे उधार कलेक्ट करेगा। बी ने 1000 रुपए नहीं लिए किसी क्यू से जिससे मैंने पैसे लेने थे और मेरा नुकसान हो गया। बी कहता है कि साहब इसने कोई पैसे नहीं लेने। क्यू आता है, सपोज क्यू ये बोलता है, क्या ये एडमिशन होगा? अगर दूसरी बात बोलता है तो क्या, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एडमिशन होगी आप बताइए। रूल सिंपल सा है, एडमिशन को कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन होगी या नहीं होगी उसको निकालने का रूल सिंपल सा है कि वो बात बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। बात जो है बोलने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। यस, बताइए। यस, बताइए। हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं अपने, ठीक है? टॉपिक को समझ लेते हैं पहले, एक मिनट यहां से समझते हैं। हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था, इसमें पहले डिफरेंस देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा था कि कोई भी ऐसा बंदा जिसका केस में इंटरेस्ट है उसने जो भी बातें बोली। अब यहां पर हमको ये नहीं लेना कि यार जो चौथा बंदा है उसको लेकर कहानी है कि नहीं। कानून ये नहीं कह रहा, कानून कह रहा है कि भैया ऐसा है, दो लोगों के बीच में केस है और उस केस के अंदर फैक्ट ऐसे बन रहे हैं कि किसी तीसरे बंदे का भी केस में इंटरेस्ट है। वो ये नहीं कह रहा कि किसी तीसरे बंदे की स्टेटमेंट पर ही केस का डिसीजन है, नहीं, वो कह रहा है भैया उसका भी केस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है कि केस का जो भी डिसीजन आएगा हो सकता है उसको नुकसान। पांचवा बोलता है कि किसी से आप केस की जो पार्टी है ना उसने इंटरेस्ट एक्वायर किया, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी खरीदने के केस में होता है कि मैंने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी थी, फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो गया, तो मैंने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसको मैं बोल सकता हूं जिसका इंटरेस्ट था कभी उस प्रॉपर्टी में, उसके द्वारा बोली गई कोई भी बात। यहां भी यही पॉइंट है कि भैया ऐसा नहीं है कि इस बंदे के ऊपर ही केस का डिसीजन है, नहीं। तो चौथा पॉइंट तो क्या है, जिसका इंटरेस्ट है। पांचवा पॉइंट क्या है, जिसका इंटरेस्ट था। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि साहब कई बार ऐसा होता है ना कि केस के फैक्ट ऐसे होते हैं कि किसी तीसरे बंदे की स्टेटमेंट पर ही केस का डिसीजन होता है, कि वो जो बोलेगा उसी के बेस पे ही केस का डिसीजन आ जाएगा। कानून कहता है ऐसे कैसे होता है। तो ये होता है कि भैया दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, पर लड़ किसको लेकर रहे होते हैं, किसी तीसरे बंदे को लेकर। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं किसी तीसरे बंदे को लेकर, जिसको कुछ इस तरह से बोला है कि कई बार क्या होता है, जो केस के अंदर क्वेश्चन होता है ना, जो मेन फैक्ट इन इश्यू बोल दो, वो क्या होता है, किसी तीसरे बंदे की या पोजीशन या लायबिलिटी, किसी तीसरे बंदे की। अगर लीगल भाषा में हम बोले तो क्या बोलते हैं कि कई बार केस के अंदर जो मेन मुद्दा होता है, फैक्ट इन इश्यू होता है, वो क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन या लायबिलिटी, जिसको हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि केस का डिसीजन किसी तीसरे पर्सन पे डिपेंड होता है। यहां पर ऐसा नहीं था, पांचवे में ऐसा नहीं था, छठे में ऐसा है। तो यहां कानून बोलता है कि अगर केस का डिसीजन किसी तीसरे पर्सन की पोजीशन पर डिपेंड है, उसकी स्टेटमेंट पर डिपेंड है, तो ये तीसरा पर्सन कोई भी ऐसी बात बोलता है
जो इस तीसरे पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए। बात क्या बोलता है? जो उसके खिलाफ हो। बात कब बोली होनी चाहिए? जब ये पोजीशन या लायबिलिटी में हो, मतलब पोजीशन या लायबिलिटी क्वेश्चन में हो। तो सिंपल सी भाषा में हम ये बोलते हैं कि ये तीसरा पर्सन अगर कोई भी बात बोलता है जो इसके खिलाफ है, तीसरे पर्सन के खिलाफ है, वो एडमिशन होगा। तो ये पॉइंट कब लगता है? छठा पॉइंट तब लगता है जब, कंडीशन तो हम समझ गए कब लगता है, जब केस का डिसीजन किसी तीसरे बंदे पर डिपेंड होता है, वो तीसरा बंदा कोई भी ऐसी बात बोलता है जो उसके खुद के खिलाफ है, तब वो स्टेटमेंट एडमिशन होगी, तब वो बात एडमिशन होगी। सिंपल सी बात है, ए और बी के बीच में केस है, केस का डिसीजन सी पे डिपेंड करता है, ये सी कोई भी ऐसी बात बोलता है जो इस सी के खुद के खिलाफ है, तभी वो एडमिशन होगी। आ जाओ, ए और बी के बीच में विवाद है। ए कहता है मैंने क्यू से 1000 रुपए लेने हैं, बी कहता है नहीं भाई तुमने कोई पैसे नहीं लेने उससे। केस का डिसीजन किस पर डिपेंड है? क्यू पर। 1000 रुपए लेने हैं कि नहीं? अगर 1000 रुपए लेने हैं तो ए जीत गया, 1000 रुपए नहीं लेने तो बी जीत गया। यहां पर क्यू जो मेन मुद्दा है, जो तीसरा बंदा है जिसके ऊपर केस का डिसीजन डिपेंड है, वो आता है और बोलता है मैंने कोई पैसे नहीं लेने, मतलब कोई पैसे नहीं लिए। वो आता है और बोलता है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। बताइए इनमें से कौन सा एडमिशन है? पहला पॉइंट एडमिशन है या दूसरा एडमिशन है? सिंपल सा लॉजिक है, तीसरा बंदा कोई भी ऐसी बात बोलता है जो इस तीसरे बंदे के खुद के खिलाफ है। तीसरा बंदा कोई भी ऐसी बात बोलता है जो इस तीसरे बंदे के खुद के खिलाफ है। जी यस, सतप्रीत समझ आया आपको? ये पॉइंट समझ आया? हाँ बिल्कुल। जी आ, एक मिनट, हाँ एक दो लोगों को समझ नहीं आया। हाँ चलो ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, फिर इसके सेक्शन नंबर क्या है वो भी बता दूंगा। 7वां पॉइंट, कोई भी ऐसा सॉरी स्टेटमेंट बाय कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पार्टी ने रेफर किया। अब ध्यान देना, कई बार क्या होता है ना, ठीक है, कई बार क्या होता है ना, जैसे पुलिस वाले किसी से जांच पड़ताल करते हैं, तो बोलते हैं बता तूने चोरी की कि नहीं की, बता तू कल कहाँ था, तेरे ऊपर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई नहीं होता, कोई थोड़े ये होते हैं, थोड़े क्या कहते हैं, उपद्रव उपद्रव करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कोई ना कोई कांड करते ही रहते हैं। तो एरिया में कोई हुआ, कोई चोरी वोरी हुई, पुलिस वालों पे प्रेशर बन गया, क्यों? चोरी कोई अच्छे खासे ऑफिसर के घर पे हो गई। अब ऑफिसर के घर पे हुई है तो पुलिस वालों को काम तो करना ही पड़ेगा, वैसे तो काम करके खुश नहीं होते हैं वो, अब भाई उनको काम करना पड़ेगा। अब वो उन्होंने सभी चोरों को इकट्ठा किया, चोरों को इकट्ठा करने के बाद सबसे पूछने, बता तू कहाँ था, तू कहाँ था। एक तो उनको शक हुआ कि ये थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, उसके लगाए 2 थप्पड़ और उसको पूछा बता कहाँ था। वो कहता साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं कल घर पे था, मैं 2-3 दिनों से बीमार था इसलिए मैं रात को कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं घर पे था। आपको नहीं विश्वास होता तो घर पे जाके मेरे घर वालों से पूछ लो, मतलब मेरे माँ बाप से पूछ लो। अब यहां क्या हुआ, ये जो पर्सन है ना, सॉरी, ये जो मेन मुद्दा है ना, ये जो पर्सन है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, इस पर्सन ने कहा कि साहब आप इससे पूछ लो, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं स्टेटमेंट जिसने बोली, जिस पर्सन ने बात बोली है उसको रेफर किया गया है। किसने रेफर किया? पार्टी ने रेफर किया। मतलब कि ए और बी के बीच में केस है, ए ने कहा कि आप जाकर सी से पूछ लो।
अब ये सी कौन है, इसको पार्टी ने रेफर किया कि साहब आप सी से पूछ लो, सी जो बोलेगा वो माना जाएगा, जो बोलेगा वो माना जाएगा। यहां पर 7वां पॉइंट है। 7वां बोलता है कि जो बोलने वाला बंदा है ना, थोड़ा सिंपल लिख देता हूं, एक मिनट लिख दो पहले, रेफर्ड बाय पार्टी स्टेटमेंट अगेंस्ट ध्यान देना दो चीजें हैं, एक बोलने वाला जो बंदा है जो बात बोल रहा है ना, उसको किसी ने रेफर किया है, किसने, केस की पार्टी ने, और जो बोलने वाला बंदा है उसने जो बात बोली है वो पार्टी के खिलाफ है। दो चीजें होनी चाहिए, एक जिसने बात बोली है उसको पार्टी ने रेफर किया है, दूसरा जो जो वो बात बोल रहा है ना वो उसी पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। जैसे कि चोर ने कहा कि आप जाकर मेरी मां से पूछ लो कि मैं कहां था। मां बोलती है ये सॉरी घर पर नहीं था, मां बोलती है ये घर पर था। बताइए कौन सी स्टेटमेंट एडमिशन होगी, कौन सी नहीं, बताइए। एक मिनट में आता हूं मैं, आप बताइए। ठीक है, अब ध्यान देना, मां बोलती है कि नहीं साहब ये घर पर नहीं था, मतलब इसके खिलाफ है ये बात, ये इसके खिलाफ है। मां बोलती है हाँ साहब ये घर पर था, तो ये तो इसके फेवर की बात है, ये तो इसके फेवर की बात है। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट एडमिशन होगी। क्यों, हमने अभी बोला कि भैया ऐसा है, ऐसे किसी भी बंदे द्वारा बोली गई बात जिसको पार्टी ने रेफर किया और उसने जो बात बोली है ना वो पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए, पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए, पार्टी के फेवर की बात नहीं मानी जाएगी, खिलाफ होनी चाहिए, तब एडमिशन माना जाएगा, तब एडमिशन माना जाएगा। ये है आपका 7वां पॉइंट। ये समझ आया? यस डॉक्टर रीत, ये समझ आया कि ये एडमिशन पहला पॉइंट क्यों है और दूसरा क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ध्यान देना, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करें अपने कि भाई अगर अपने ने इतने दिनों में जो भी 2-3 दिन जो भी क्लास की अपने ने, उसमें ये बातें पढ़ी अपने ने, एडमिशन क्या होता है और किन किन लोगों द्वारा बोली गई बातें एडमिशन होती हैं। अब इसके टॉपिक तो हम समझ गए, अब इसके सेक्शन नंबर पे ध्यान दे देना। पहला, एडमिशन क्या होता है, कहां बताया गया है,
सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट। किन किन लोगों द्वारा बोली गई बातें? टोटल 7 लोग हैं। एक 2 3 4 5 6 और 7। थर्ड पर्सन वाले में अपने ने क्या बोला कि भैया अगर केस का डिसीजन किसी तीसरे पे डिपेंड हो। ये जो पहले 5 है वो एक ही सेक्शन में है, सेक्शन 16 भारतीय साक्ष्य, ये अलग है। सेक्शन 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अलग है। सेक्शन 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दो दो जोड़ते जाना। सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 19 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 20 इंडियन एविडेंस एक्ट। आपसे जो प्री में क्वेश्चन आ सकता है, अब ये ध्यान देना, प्री में सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है। कौन से सेक्शन में एडमिशन डिफाइंड है? एडमिशन के टॉपिक में से दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि एडमिशन की स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कैसी भी हो सकती है। एडमिशन सेल्फ सर्विंग होता है या सेल्फ हार्मिंग होता है। ये 3 क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है, किन किन लोगों की बातें एडमिशन मानी जाती हैं। ये 7 पॉइंट है, मतलब 7 हेडिंग है जो प्री के पर्पस से याद रखनी है कि भैया पार्टी की, एजेंट की, रिप्रेजेंटेटिव की, पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, पर्सन जिसका इंटरेस्ट था, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन या लायबिलिटी क्वेश्चन में है, पार्टी रेफर्ड, हेडिंग याद रखनी है। 3 क्वेश्चन हो गए, सेक्शन नंबर, सॉरी 4 हो गए ना, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग, स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, और चौथा ये। उसके बाद जो एक और प्री में क्वेश्चन बनता है, जो यहां से बनता है, कौन से सेक्शन में कहा गया है कि पर्सन रेफर्ड बाय पार्टी उसकी स्टेटमेंट एडमिशन हो सकती है। कौन से सेक्शन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी पोजीशन या लायबिलिटी क्वेश्चन में है उसकी स्टेटमेंट एडमिशन हो सकती है। ये पूछे जा सकते हैं। हाँ, अभी बुक वाली बताता हूँ, बुक वाली मैं देख लेता हूँ क्या है। ठीक है, ये हो गया। ये आपके प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में यहां से अभी तक जो पढ़ा है, 2 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते हैं। पहला, एडमिशन क्या है ये लिखिए। दूसरा, किन किन लोगों की बातें एडमिशन है। पहला, एडमिशन क्या है। दूसरा, किन किन लोगों की बातें एडमिशन होती है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहां से चलो, अपने ने तो इलस्ट्रेशन बहुत सारे किए कि टॉपिक क्लियर हो जाए, पर यहां से इलस्ट्रेशन जो पूछे जाते हैं वो इस पॉइंट से पूछा जाता है। अगर इलस्ट्रेशन आता है तो इस पॉइंट से पूछा जाता है, या फिर इस पॉइंट से पूछा जाता है। ज्यादातर यहां से पूछा जाता है। ठीक है, यस। अब कौन से वाला, ये इस वाले का बोल रहे हो क्या? सेक्शन नंबर बता दो मुझे, मैं उसके हिसाब से बेरेक्ट का इलस्ट्रेशन बता देता हूं। सेक्शन नंबर बता दो। सेक्शन 17, सेक्शन 17, ठीक है, थर्ड पर्सन बनाओ। एक मिनट। हम्म, ये इलस्ट्रेशन आता है, ठीक है, डायरेक्ट आपके मेंस के क्वेश्चंस में आता है। देखो, पहले इलस्ट्रेशन को पढ़ने का हमेशा तरीका ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा जाता। वर्ड टू वर्ड मतलब इसका एक एक वर्ड क्या बोलते हैं, बेसिक, मतलब आप इसको कहानी बना लो कि भैया ए जो है वो ये कह रहा है, ए अंडरटेक्स टू करेक्ट लेंथ फॉर बी, मतलब ए ये कह रहा है, ए जो है वो बी के लिए काम करता है। ए अंडरटेक्स का मतलब क्या है कि ए बी के पास नौकरी लगता है कि वो उसके लिए जो भी, मान लीजिए बी का काम है कि वो प्रॉपर्टी किराए पे देता है, तो वो उसके लिए किराया कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो बी जो है वो मालिक है, ए जो है वो उसका नौकर है। काम क्या है? किराया कलेक्ट करना, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनका किराया कलेक्ट करना। बी ने फिर उसके बाद ए के ऊपर दूसरी लाइन है, बी स्यूज ए फॉर नॉट करेक्टिंग रेंट। बी जो है कि ए के ऊपर केस कर देता है कि साहब मैंने इसको किराया कलेक्ट करने के लिए रखा था, मैंने सी से किराया लेना था, इसने नहीं लिया। बी ए के ऊपर केस करता है नॉट कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम सी।
इस चीज का केस है। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी, ए मना कर देता है, ए बोलता है नो रेंट ड्यू, कि साहब बी ने कोई रेंट नहीं लेना सी से। सी आता है, सी बयान देता है, क्या सी आता है और वो ये बोलता है कि मैंने बी को रेंट देना है, आई ओ रेंट टू बी, ये उसकी बात है। इन्वर्टेड कॉमास में क्यों है, क्योंकि ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो कहानी ये बनती है, ठीक है, कहानी ये बनती है कि क्या ये स्टेटमेंट एडमिशन है। बी मालिक है, उसने एक नौकर रखा, नौकर का काम क्या है, किराया कलेक्ट करना। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद ये बी ए के ऊपर केस कर देता है कि भैया मैंने सी से किराया लेना था, इसने लिया नहीं, किराया कलेक्ट नहीं किया, मेरा नुकसान हो गया। ए कहता है कि साहब कोई किराया बनता ही नहीं है सी से। सी आता है और बोलता है कि साहब मैंने बी को किराया देना है। बताइए क्या ये एडमिशन है या नहीं है। यस सतप्रीत जी, एडमिशन है या नहीं है। है ना, अपने ने बस किराए की जगह पैसा बोल दिया था उधार, एडमिशन है। ठीक है, एडमिशन है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये जो बात बोल रहा है खुद के खिलाफ बोल रहा है, अगेंस्ट है, खुद के खिलाफ बोल रहा है, इसलिए एडमिशन है, इसलिए एडमिशन है। ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर। तो चलो अब अपने आते हैं, दो केस लॉज हैं, लिख लो। एडमिशन वाले टॉपिक में वैसे तो केस लॉ आपके लिए प्री पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा है जुडिशरी के एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, मेंस आंसर राइटिंग के अंदर अगर आप जैसे ना टॉपिक चलते हैं, अपने अपने स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, जब अपने कोई सब्जेक्ट कर लेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे करना, कि ना जैसे साक्ष्य अधिनियम है या इंडियन एविडेंस, उसमें क्या गिनती के टॉपिक्स हैं, एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, जजमेंट, कैरेक्टर, ऐसे करके ना गिनती के मैक्सिमम 20 टॉपिक बनते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं। हर एक एक टॉपिक का एक एक केस लो याद कर लो। पूरे साक्ष्य अधिनियम के कितने केस लो हुए, 20 केस लो। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो केस लो लिखना है। क्यों, केस लो आपका इंप्रेशन बनाता है। प्री में तो केस लो नहीं आएगा इस टॉपिक से, बट मेंस में अगर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भैया एडमिशन क्या होता है और किन किन लोगों की बातें एडमिशन होती है, आपने डायरेक्ट की सारी बातें लिख दी, एग्जाम्पल भी लिख दिया। नॉर्मली कोई केस लो है भी नहीं इसका, आपने एक केस लो लिख दिया कि भैया ये एक केस लो था, इसमें ऐसी ऐसी बात बोली है। एग्जामिनर बोलेगा वाह यार बच्चे ने तो केस लो भी लिखा है। एग्जामिनर ने अगर पिछली नोटबुक में वो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसने 4 नंबर दिए होंगे ना तो वो आपको 5 नंबर देगा। क्यों, क्योंकि अगर उसने पिछली नोटबुक में एज इट इज सेम आंसर के 4 नंबर दिए हैं, उसने भी सेक्शन लिखा था, उसने भी सेम कंटेंट लिखा था, उसने भी उस टॉपिक का एग्जाम्पल लिखा था, पर आपने उससे एक्स्ट्रा लिखा केस लॉ। अब वहां पर एग्जामिनर बाउंड, मतलब जब चेक करता है उसका दिमाग अपने आप करेगा कि यार मैंने पीछे 4 नंबर दिए हैं, उसने भी सेम टू सेम बात लिखी थी, इस बच्चे ने तो ज्यादा लिखा है, तो नंबर तो ज्यादा बनते हैं इसके, वो अपने आप 5 नंबर देगा। तो 2 केस लो है, लिख लो इसके एडमिशन वाले टॉपिक के। पहला केस लो लिख लो, एक तो पाटिल वाला केस है, ठीक है। सीताराम पाटिल, रामचंद्र पाटिल क्या बोलता है कि भैया जो एडमिशन होता है ना, सॉरी, किसी भी स्टेटमेंट को एडमिशन होने के लिए वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू पर होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं बोला। यही बात क्या नाम है, सेक्शन 15 भी बोलता है डेफिनेशन का,
कुछ अलग नहीं बोला, बट अपने अगर ये बात केस लॉ की तरह पे लिखते हैं तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा बनता है। एक ये देख लो, एक और केस लॉ है, ठीक है, एक ये देख लेना। इसको केस लॉ को लिखना है, खुद के नोट्स बना रहे हो तो बना लो। मेरा तो सजेशन हमेशा यही रहेगा कि भैया खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के हैंड राइटिंग और खुद के नोट्स बनाते हैं ना, तो ऑब्वियस है कि जो जब अपने उसको पढ़ते हैं या याद करने बैठते हैं ना, चीजें जल्दी याद होती हैं। जैसे मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैंने लगभग हर सब्जेक्ट के नोट्स खुद बनाए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो भी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर मैं जो आप लोगों को जो प्रिंटेड नोट्स है ना मिलेंगे जो, अगर मैं उससे पढ़ता हूँ ना तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि यार काले 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 सफेद से अक्षर, थोड़ा सा ना बोरिंग सा लगता है। वही खुद की हाथ से लिखे होते हैं नोट्स, खुद के तरीके से लिखे होते हैं, जो भी डिजाइन बना के पढ़ने में इजी लगते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा। बाकी हम लोग तो आपको नोट्स देंगे, बट अगर खुद के नोट्स बना सकते हो क्लास में साथ साथ तो अच्छी चीज है। ठीक है, चलो एक और लिख लो, ये अच्छा, ये केस लो। राम भरोसे महंत राम स्वरूप, ये ध्यान देना। ये क्या है साहब? ये कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट को एडमिशन होने के लिए वो स्टेटमेंट फैक्ट्स पर होनी चाहिए। ये क्या है साहब? अब इस टॉपिक को समझना। मान लो, अब इस टॉपिक को बताता हूं, फिर अपने इस केस लो पे दोबारा आते हैं। मैंने आपको पैसे उधार दिए, ठीक है, मैंने आपको पैसे उधार दिए, और जब मैंने आपको पैसे उधार दिए तो मैंने आपको दो बातें बोली। एक बोली कानूनी बात। कानूनी बात क्या? कि भैया ऐसा है, मैं तुमसे कागज पर लिखवा रहा हूं कि तुमने मेरे से पैसे लिए हैं, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं जो है तुमसे दुगने पैसे ले सकता हूं। मैंने ऐसे उसको कानून ऐसे ही बोल दिया कि कानून ऐसी बात बोलता है कि अगर अब तुम मेरे को पैसे नहीं दोगे ना तो मैं तुमको दुगने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ऐसी क्या किया आपको? लीगल मतलब लॉ पे ये बात बोली, कानून ऐसा बात बोलता है। तो मैंने जो बात बोली वो क्या है? लॉफुल फैक्ट पे बात बोली। आपने भी आगे ऐसी कोई बात बोल दी कि अरे यार अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए ना तो एज पर लॉ मेरे को जो है ना दुगने पैसे देने पड़ेंगे। इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर ये आपको थोड़ा अजीब लगे तो। हम लोगों ने मतलब जब तक, जैसे आप भी अब लॉ पढ़ चुके हो मोटा मोटी, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ चुका हूं। हम लोगों ने जब तक लॉ नहीं पढ़ा था ना, तब तक हम लोग एक बातें बोलते थे कि दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का सबसे ज्यादा हक होता है। किसी ने नहीं कभी सोचा क्यों, कैसे, कहाँ लिखा, ऐसे ही बोल देते थे कि दादा की प्रॉपर्टी पर तो पोते का हक होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बाप है, उसको मतलब पैतृक संपत्ति आई, मतलब उस एक पर्सन है, उसको अपने पिताजी से प्रॉपर्टी आई। उसने ऐसे कहीं पर बोल दिया कि अरे यार प्रॉपर्टी भले ही अपने पास है, पर दादा की प्रॉपर्टी पर तो पोते का ही हक होता है। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे प्रॉपर्टी तो उनको जाएगी जाएगी। उसने फैक्चुअल बात नहीं बोली, वो कानून पे बात बोल रहा है। कानून ऐसा कहता है। कानून जो बात बोल रहा है वो सच थोड़ी बोल रहा है, कानून तो ऐसा नहीं बोलता है। एक उसने और बात बोली जो फैक्ट पे बोली। फैक्ट पे क्या बोली? कि उससे पूछा गया कि जो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आई है, ये तुमने खुद खरीदी है क्या? वो कहता नहीं, मैंने नहीं खरीदी, ये मेरे पिताजी की संपत्ति थी, मुझे उनसे वसीयत में आई है। दो बातें उसने बोली। एक, दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का हक होता है, ये कानून बोलता है, कानूनी बात बोली। दूसरा कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे पास आई, ये मेरे को पैतृक संपत्ति आई है, मेरे पिताजी से आई है, मैंने नहीं खरीदी। दो बातें हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों बातें एडमिशन होंगी क्या? हालांकि दोनों बातें उसके खिलाफ जा रही हैं, दोनों बातें उसके खिलाफ हैं। एक बात उसने क्या बोली? दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का हक। दूसरी बात क्या बोली? प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। अब ये बात तो कानूनी बात बोली ना इसने कि एज पर लॉ, तो हम इसको बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, ये है ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, और ये बात फैक्ट पे, ऑन फैक्ट।
अब सपोज ये जो पर्सन है ए, एक मिनट, ये जो पर्सन है ए, इसका बेटा होता है सन, जिसका नाम क्या है क्यू। दोनों में बाप बेटों में लड़ाई हो जाती है। बेटा कहता है मेरे को मेरा हिस्सा दो। बाप कहता है कोई हिस्सा विस्सा नहीं, भाग जाए ऐसे। वो कोर्ट में चला जाता है। वो कहता है साहब मेरे पिताजी ने किसी को कहा था कि दादा की प्रॉपर्टी में पोते का हक होता है, मतलब वो खुद मानते हैं तो ये प्रॉपर्टी मेरी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। दो बातें उन्होंने बोली। कानून कह रहा है कि यार बातें तो दोनों ही अपने, जो ए ने जो बातें बोली हैं ये तो दोनों ही उसके खिलाफ है। तो क्या दोनों ही बातें एडमिशन है? नहीं सर, ये बात एडमिशन है, कोई डाउट नहीं है, ये बात एडमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी ऐसी बात बोलते हो जो किसी कानून पर है, चाहे वो बात आपके खिलाफ है, पर अगर वो किसी लीगल टॉपिक पर है, किसी लॉ के पॉइंट पर है, और अगर वो बात गलत है ना, वो आपके खिलाफ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि भैया कानून बोल रहा है, कानून की बात मानी जाएगी कि आपकी मानी जाएगी? जो कानून बोल रहा है वो मानी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि कानून तो ऐसा बोलता ही नहीं है कि दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का हक होगा। कानून तो ऐसा कुछ नहीं बोलता, पर जो कि ए ने बोला था तो मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये राम भरोसे के केस में कहा गया था कि भैया एडमिशन की जो बातें होती है ना, वो फैक्ट पे होती हैं। बंदा कोई भी ऐसी बात बोल रहा है जो फैक्ट पे, तथ्य पे है, अगर वो बातें उसके खिलाफ है तभी एडमिशन होगा। अगर वो किसी कानून के किसी पॉइंट को अपने, कोई भी ऐसा कानूनी भाषा में कोई भी कानून के किसी प्रावधान को लेकर कोई बात बोलता है और वो बात उसके खिलाफ है, पर वो बात गलत है, नहीं मानी जाएगी, वो बात एडमिशन नहीं होगा। क्यों? एक तरफ कानून खड़ा है, एक तरफ उसकी बोली हुई बात खड़ी है। कानून माना जाएगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम एक बात बोलते हैं, ये जो राम भरोसे वाला है, कि भैया क्या हो गया, चलो, कि जो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, वो फैक्ट्स पर होनी चाहिए। अगर एडमिशन है, कोई भी बात लॉ पर बोली गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही आपके साथ कोई किराए पे प्रॉपर्टी दी और मैंने बोला कि अरे कानून बोलता है कि ऐसे कुछ नहीं होता, कोई लिख पढ़ की जरूरत नहीं है। पर कानून तो बोलता है कि लिख पढ़ की जरूरत है। मैंने बोला लिख पढ़ की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कानून की बात मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए यहां बोला जाता है कि स्टेटमेंट अगर फैक्ट्स पर है वही एडमिशन होगा। आपके पास फैक्ट आते हैं कि सर इसने ये बोला, इसने वो बोला, इसने फलाना बोला, इसने ढिमकाना बोला, उसमें से फैक्ट पर जो बातें बोली होंगी सिर्फ वही एडमिशन होगी। अगर उसने कोई ऐसी बात बोली थी जो किसी कानूनी प्रावधान को लेकर थी, वो एडमिशन नहीं होगी। वो कानून ही देखा जाएगा कि कानून क्या बोलता है, वो क्या बोल रहा है नहीं देखा जाएगा। ये है राम भरोसे का केस। दो केस लो है, मेरा सजेशन रहेगा ये केस लो लिखना, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। इंप्रेशन अच्छा बनेगा, प्री में नहीं आएगा कभी भी, ये केस प्री में नहीं आएगा कभी भी, इस लेवल का क्वेश्चन तक नहीं आएगा। मैं ये और आपको गारंटी दे रहा हूं, इस लेवल का क्वेश्चन तक नहीं आएगा आपके। बट ये केस लॉ अगर लिखते हो कि इस केस लॉ में बोला गया था कि जो बातें जो फैक्ट पर होंगी सिर्फ वही एडमिशन होगी, कानूनी प्रावधान पर बोली गई बातें एडमिशन नहीं होंगी, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आंसर पे। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने। कोई भी डाउट कुछ भी। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करें, एक और क्वेश्चन करेंगे। मोटा मोटी तो पढ़ेंगे ही अपने उसको, कल हो सका तो दोबारा पढ़ेंगे,
तीसरा क्वेश्चन है जो एडमिशन के अंदर आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा कोई एक और क्वेश्चन भी है बट वो आता नहीं है, अपने उसको मोटा मोटी पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन और है जो एडमिशन में मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में तो चलो आता ही है। चले कंटिन्यू कर दें, कुछ पूछना है तो पूछ लो। समझ आ गया, नहीं समझ आया, कुछ भी समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ आया तो बता दो, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। चलो अब आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। अपने ने जब एडमिशन का टॉपिक चालू किया था तब मैंने ऐसे ही रफली बोल दिया था कि भैया एडमिशन वो बातें होती हैं जो बोलने वाले के खिलाफ होती हैं, सेल्फ हार्मिंग, नो डाउट वही होती हैं। पर ऐसी बात सॉरी, इस चीज को लेकर बकायदा एक प्रावधान है, प्रोविजन है। तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, स्टेटमेंट अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट is admission. Statement in favor of person making it is not admission. ध्यान देना, नहीं, मैंने जो आपको केस लो बताया ना नीतू जी, एक्चुअली क्या है, एडमिशन के ऊपर केस लो आता नहीं है प्री में। प्री में कोई केस लो नहीं पूछा जाता, टॉपिक पूछे जाते हैं, सेक्शन नंबर बेसिक पूछा जाता है। मेंस में क्या है, गिनती के 3 क्वेश्चन है जो आते हैं, चौथा भी एक 4 क्वेश्चन मान लो आते हैं। मेंस में गिनती के 4 क्वेश्चन है एडमिशन से जो आ सकते हैं। उन चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, एक केस लो है, अगर वो आप वो केस लो लिख देते हो, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वो केस लो लिख दो, बात ही खत्म। राम भरोसे वर्सेस महंत राम स्वरूप, वो केस लो लिख दो, आपका चारों क्वेश्चन में वो केस लो चलेगा। और नो डाउट लीडिंग केस लो भी है, इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। तो एक केस लो है जो आप एडमिशन के लिए याद कर लो। हालांकि मैं आपको इसके अलावा भी जैसे एक इंग्लिश केस लो भी बताएंगे, ब्राइस वर्सेस ब्राइस, सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला, ये 3-4 केस लो बता देंगे आपको। आपको उसमें से जो याद रखना हो वो रख लेना, बट मेरा सजेशन रहेगा महंत राम स्वरूप वाला याद रख लेना, बढ़िया रहेगा। ठीक है, मेंस के लिए बात कर रहे हैं, प्री में आपको एक केस लो से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो अब ध्यान देते ना, जो अपने ने एक लाइन में बात अभी तक बोल रहे थे ना कि भाई स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए तभी एडमिशन होता है, इसी को लेकर बकायदा सेक्शन लिखा गया है। कौन सा सेक्शन है? 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 19 भारत, सॉरी, सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ध्यान देना, कहां पर ऐसी बात बोली गई है कि स्टेटमेंट अगर अगेंस्ट पर्सन है, या मैं बोलूं स्टेटमेंट अगर सेल्फ हार्मिंग है तभी एडमिशन है, सेक्शन 19 प्री में आता है। कौन से सेक्शन में बोला गया है कि एडमिशन सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए? हाँ जी, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 19। अब इसका मेंस का क्वेश्चन क्या आता है? मेंस का क्वेश्चन ये होता है कि भाई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आर एडमिशन, इस बात को एक्सप्लेन करिए। अब नो डाउट अपने तो यही बोलते हैं जनरली, और जनरल रूल भी यही है कि अगर कोई भी ऐसी बात जो बोलने वाला है उसके खिलाफ है तभी एडमिशन होगा। कोई भी ऐसी बात जो बोलने वाले के फेवर में है वो एडमिशन नहीं होगा, यही हम बोलते हैं। पर इसके अपवाद है, इसके एक्सेप्शन है, ये जो पॉइंट है ना, इसके एक्सेप्शन है। तो प्री में तो जब आता है तब तो इतना ही हम लिखते हैं कि भाई कोई भी ऐसी बात जो बोलने वाले के खिलाफ है वो एडमिशन है, बात खत्म। प्री में हम इतना ही लिखते हैं। प्री में हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है या सेक्शन नंबर पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में ये बात बोली है। पर अगर मेंस में अपने से क्वेश्चन आ रहा है ना ये कि भाई कोई भी ऐसी बात जो बोलने वाले के खिलाफ है सिर्फ वो एडमिशन है, इसको एक्सप्लेन करो, तो हम इतना लिख के नहीं छोड़ते कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो बोलने वाले के खिलाफ है वो एडमिशन है, अगर फेवर में है तो एडमिशन नहीं, इतना लिख के नहीं छोड़ते। हम इसके अपवाद भी लिखते हैं।
कि भाई जनरल रूल तो यही है कि बोलने वाली बात, जो बात बोल रहा है, अगर वो बात उसके खिलाफ है तभी एडमिशन होगा, अगर फेवर में है तो एडमिशन नहीं होगा। पर इसके अपवाद भी हैं। किस चीज के अपवाद? ये कि कब स्टेटमेंट बोलने वाले के फेवर में है, जो बोल रहा है उसके फेवर में है, पर वो फिर भी एडमिशन माना जाएगा। जो आपका एडमिशन का टॉपिक है उसमें 3 अपवाद है। पहला, इफ स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दूसरा, इफ स्टेटमेंट रिलेट्स टू स्टेट ऑफ माइंड। तीसरा, स्टेटमेंट रेलेवेंट अदरवाइज। अब ध्यान देना, अब भी अपने इसको लिखेंगे, ध्यान देना। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये सेक्शन 26 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अपने इसको पूरा पढ़ेंगे सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये बोलता है कि अगर बोलने वाला बंदा मर गया, बोलने वाला बंदा मिल नहीं रहा है, बोलने वाला बंदा जो है अब बोलने के काबिल नहीं रहा, इनकेपेबल हो गया है, तो उसने जो भी बात कभी भी किसी को भी बोली थी, वो बात केस में यूज हो सकती है। चाहे वो बात उसके फेवर की थी, चाहे वो बात उसके अगेंस्ट थी, मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। अब यहां पर हम ये रूल लगाते हैं। अब अपने पास कोई भी एग्जांपल आ जाए, एग्जांपल ऐसा आ जाए कि भैया ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में केस है, ए ने कोई ऐसी बात बोली थी जो ए के फेवर में है, पर अब ए मर चुका है, अब ए मर चुका है। वहां पर हम ये बात नहीं बोलते कि यार ये तो बात ए के फेवर की है, ये रेलेवेंट नहीं होगी। नहीं, कानून बोलता है ना, ए भले ही मर चुका है, पर क्योंकि सॉरी, बात भले ही फेवर की थी, पर अब ए मर चुका है ना, वहां पर सेक्शन 26 लगता है, सेक्शन 26 लगता है। ये जब हम सेक्शन 26 या सेक्शन 32 पढ़ेंगे ना, तब अपने को और क्लियर होगा। मैं आपको भी मोटा मोटी इसमें बता दूंगा। दूसरा, अगर स्टेटमेंट मेंटल कंडीशन की बात हो, मेंटल कंडीशन मतलब इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इसकी बात हो। ये जो स्टेट ऑफ माइंड वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो बात है ना, वो बात इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ उसको लेकर हो रही है। स्टेटमेंट से उस पर्सन की इंटेंशन शो हो रही है, उस केस में अगर वो स्टेटमेंट उसके फेवर की भी हो, वो रेलेवेंट होगी। जैसे इसमें एक सेट, इसमें मैं पहले बोल रहा हूं आपको, इसमें सेटल्ड सेट एग्जांपल है, सेट एग्जांपल 2 या 3 एग्जांपल है, वही पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। ये क्या है? मेरे ऊपर आरोप लगता है कि भैया ये जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल तूने चोरी का खरीदा है। मैं कहता हूं साहब, चोरी का खरीदा मतलब मेरी गलत इंटेंशन थी जब मैंने खरीदा था। मैंने ये मोबाइल खरीदा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 रुपए का। मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है 50 पैसे में बेचना है क्या? मैंने कहा नहीं बेचना। अगर चोरी का होता तो मैं तो बेच देता, फ्री का माल है, जैसे मर्जी आने दो। मैंने कहा ना, 2 रुपए का खरीदा है, 2 रुपए में बेचूंगा। यहां पर जो मैंने उसको बात बोली कि ना मैं तो नहीं बेच रहा, तो वो मेरी इंटेंशन शो कर रहा है कि मैंने ये मोबाइल गलत नहीं खरीदा। अगर मैंने गलत खरीदा होता तो मैं इसको बेच देता फ्री में। तो यहां पर ये ऐसी सी बात है। तीसरा, तीसरा कानून ये बोलता है कि कई बार ऐसा नहीं है कि जो बातें बोली हुई हैं वो सिर्फ एडमिशन और कन्फेशन यही होती हैं, ऐसा नहीं है। हम मतलब बिल्कुल एविडेंस एक्ट या साक्ष्य नहीं, बिल्कुल आखिरी में जब पहुंच जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि जब पार्टी जब कोर्ट में आती है, जब उसको एग्जामिन किया जाता है, मतलब सवाल जवाब होते हैं, तब पार्टी ने कभी भी किसी को भी कोई बात बोली थी, वो बात यूज की जा सकती है एज एन एविडेंस। अब वो बात चाहे उसके फेवर की थी, चाहे उसके खिलाफ थी, कोई मैटर नहीं करता। यही ये बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट किसी और सेक्शन के अंदर यूज हो सकती है तो वो हो सकती है, चाहे वो फेवर की हो, चाहे अगेंस्ट की हो। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट अगेंस्ट है तो यूज ही नहीं होगी। अब एक बार मोटा मोटी समझ लो, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरल रूल ये बोलता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो बोलने वाले के खिलाफ है, सिर्फ वही एडमिशन होगा, और अगर स्टेटमेंट फेवर में है तो वो एडमिशन नहीं होगा। पर ये जो बात है कि स्टेटमेंट अगर फेवर में है वो एडमिशन नहीं होगा, उसके 3 अपवाद है। पहला, अगर स्टेटमेंट को सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगता है, तब वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है।
ध्यान देना, पहला पॉइंट, अगर स्टेटमेंट को सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लगा सकते हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या बोलता है, मोटा मोटी बता देता हूं कि अगर बोलने वाला पर्सन मर गया, इनकेपेबल हो गया, मतलब बोल नहीं सकता, पैरालाइज हो गया, गुम गया है, नॉट नोन कहां पर है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर उसने जो भी कोई बातें बोली थी, चाहे फेवर की थी चाहे अगेंस्ट की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात यूज हो सकती है। दूसरा, अगर स्टेटमेंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करती है, मतलब कि अगर स्टेटमेंट इंटेंशन के बारे में बता रही है, नॉलेज के बारे में बता रही है, गुड फेथ के बारे में बात बता रही है, उस केस के अंदर चाहे वो स्टेटमेंट फेवर की थी, वो फिर भी रेलेवेंट होगी। तीसरा, अगर स्टेटमेंट रेलेवेंट है अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब कि अगर आप उसको, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप उसको सेक्शन 15 से 20, एडमिशन का सेक्शन है ये, 15 से 20 लगा रहे हो तब वो रेलेवेंट नहीं है, पर किसी और सेक्शन में अगर वो रेलेवेंट है तो रेलेवेंट होगी, तब आप उसको यूज करने से मना नहीं कर सकते हो, चाहे वो स्टेटमेंट फेवर की हो चाहे अगेंस्ट की हो। ये 3 पॉइंट है जो अपने को पढ़ने हैं, ये 3 पॉइंट अपने पढ़ेंगे। अब आप ध्यान दोगे, आपके नोट्स में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, आप उसको नोट से पढ़ोगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ोगे, कल अपने इसको करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में, डायरेक्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी है, बट आप एक बार पढ़ के आओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कल इसको अपने पढ़ेंगे, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, प्री में तो नहीं आता, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, तो अपने इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछना है? हाँ जी, बुक्स के इलस्ट्रेशन, हाँ बताऊंगा कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये आपको मोटा मोटी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अब आपको एक ओवरव्यू आ गया कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब आपके पास नोट्स है, आप उस नोट से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने कल इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, आपके बेरेट के इलस्ट्रेशन और भी अगर कोई 1-2 इलस्ट्रेशन बन सकते हैं अपने, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने को भागना नहीं है, मेजर लॉज जो आपके मेजर लॉज है ना, बड़े सब्जेक्ट, साक्ष्य अधिनियम, आपके सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भागना नहीं है, बहुत आराम से भी चलेंगे ना, तब भी ये 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, और बाकी साथ साथ सब्जेक्ट चलते रहेंगे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है कि अपने सोचेंगे अरे सिलेबस कुछ नहीं है। जब हम राजस्थान जुडिशरी का सिलेबस, जिसमें अब इतने सारे सब्जेक्ट थे, अगर वो अपने हम 3 से 4 महीने में खत्म करवा सकते हैं, तो ये तो कोई ज्यादा है ही नहीं। अब तो कुछ भी ज्यादा है, अब तो बहुत समय है अपने पास, 1 से 1 साल का समय है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आओगे, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है मोटा मोटी, अब आप इसको पढ़ के आना, ठीक है। कोई क्वेश्चन रहे, कुछ भी रहे, पूछ सकते हो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, अब कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, क्लास नहीं समझ आई, क्लास को लेकर आपको कुछ बोलना है तो आप पूछ सकते हो। कर दें फिर खत्म क्लास? चलो भाई दोस्तों, थैंक यू। कल अपने क्लास करेंगे, ठीक है, कल अपनी क्लास होगी वही 5 बजे, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं।